Classroom, my YouTube channel Learn Chemi. Okay, now let's start with types of chemical bonds. Chemical bond की definition आप लोग जानते हैं. It's a type of attraction or attractive force which holds together different species, maybe ions, atoms or molecules together in a chemical species. It is known as chemical bond. Okay, मेरा focus है आज types के ऊपर. Okay. टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड. देखिए, बेसिकली बॉन्डिंग दो तरीकों से हो सकती है. एक बाय कंप्लीट ट्रांसफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ट्रांसफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और हम कहें बाय exchange of electron, by exchange of electrons. और दूसरा तरीका क्या है? by sharing of electrons. दो तरीके हैं, by complete transference of electron और by exchange of electrons, and the second is by sharing of electrons. तो जो exchange है electrons की, this is known as ionic bond और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड. आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड. तो आपको किसी भी नाम से आ जाए तो वो कौन सा है? जिसके अंदर कंप्लीट ट्रांसफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है. अब दो, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब देखो बच्चे, शेयरिंग दो तरह से होगी. ठीक है, शेयरिंग के बेस पे दो तरह के केमिकल बॉन्ड्स हैं. एक है कोवेलेंट बॉन्ड, वन इज कोवेलेंट बॉन्ड. दूसरा क्या होगा? दिस इज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड. दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड. ये तीन तरह के बॉन्ड्स कैसे बनते हैं, कौन से इनकी फैक्टर्स रहते हैं, हम सारा कुछ डिटेल में करने वाले हैं. आयनिक बॉन्ड का मतलब, ये रही एक एटम, ये रही दूसरी एटम, इसने इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली इसको दे दिया, तो क्या बन गया? ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और जब दोनों आयन्स आपस में जुड़े तो ये बन गया आयोनिक कंपाउंड. बहुत डिटेल में करने वाले हैं इसको हम, जस्ट मैं आपको सिंपल बता रही हूं. ये बन गया आयोनिक कंपाउंड. ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो इसका क्या हुआ? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. और इसने क्या किया? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो देयर इज एक्सचेंज, एक ने दूसरे को दे दिया, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, अब कोवेलेंट बॉन्ड. कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर होती है म्यूचुअल शेयरिंग. This bond is formed due to mutual sharing of electrons between two same or different atoms. ठीक है, जैसे एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, दूसरी हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन. ठीक है, और इसने इसका इलेक्ट्रॉन शेयर करना है, इस हाइड्रोजन ने इसका इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसने इसका शेयर किया, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, और ये बन गया H सिंगल बॉन्ड H. ये बन गया कोवेलेंट बॉन्ड. नाउ व्हाट इज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड? कोऑर्डिनेट, इसको लिटरेरी बोले कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन मतलब जैसे आप बोलते हो ना कि इसकी मेरे साथ कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कि ये मेरे तरीके से काम नहीं कर सकता. ठीक है, अब यहां पे क्या हुआ? एक एलिमेंट के पास खाली घर है, खाली घर है, खाली जगह है उसके पास. दूसरे के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, मींस उसके पास सामान है. तो वो क्या कहता है, जिसके पास खाली जगह है, कि आप अपना सामान मेरे घर में रख लीजिए, लेकिन यूज मैं भी करूंगा. ठीक है, उसके पास बहुत सुंदर सा सोफा था और उसने कहा ओके आप मेरे घर में रख लीजिए, लेकिन हम भी इस पे बैठेंगे, हमारे गेस्ट भी इसको यूज करेंगे. तो ऐसे ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है?
कोई भी बॉन्ड बनाने के लिए मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि इट्स अ टाइप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, राइट, स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये इसमें क्या होता है, एक एलिमेंट ऐसा है जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम बोलते हैं डोनर, ठीक है। और ये जो डोनर है ये रिच है, अमीर है, दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच, ओके। अब जो दूसरा है दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसके घर में खाली जगह बहुत है और इसके घर में सामान बहुत है, ठीक है। तो ये क्या करता है, डोनेशन, दोनों इलेक्ट्रॉन की डोनेशन एक ही एटम से आती है, लेकिन शेयरिंग दोनों करते हैं, और इसको हम एरो से शो करते हैं। एरो किधर को जाता है, जो डोनर है उसकी तरफ टेल होती है, और जो ले रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक्सेप्टर, ये डोनर है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्या होगा, एक्सेप्टर, ठीक है। तो A टू B, देखो डोनेशन बाय वन बट शेयरिंग बाय बोथ। डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज बाय वन एलिमेंट बट शेयरिंग is done by both elements. तो this is called coordinate covalent bond. तो प्यारे बच्चों, ये एक जस्ट जो आपका चैप्टर है उसका एक हल्का सा फ्लो चार्ट था, सो दैट आपको पता चल जाए कि आप इस चैप्टर में क्या क्या करने वाले हैं। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करूं, टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, क्योंकि कॉम्बिनेशन होना है, या तो इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो गए, एक ने दूसरे को शिफ्ट कर दिया, तो बाय कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां बन जाता है आयनिक बॉन्ड। क्यों, क्योंकि जिसने इलेक्ट्रॉन दिया वो बना केटायन, जिसने इलेक्ट्रॉन लिया वो बन गया एनायन, और दोनों के बीच में होगी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और शेयरिंग, एक जिसमें म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड, मींस एक ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो दूसरा भी एक ही देगा, एक ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो दूसरा भी 2 ही देगा। देयर इज म्यूचुअल, बराबर का शेयर होगा, ठीक है, दोनों तरफ से बराबर की शेयरिंग होगी। और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, एक शेयर करेगा दोनों इलेक्ट्रॉन, लेकिन शेयरिंग दोनों करेंगे, डोनेशन एक ही तरफ से आएगी, उस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन एक एटम को बिलोंग करते हैं। ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये ए के हैं, ये डोनेट करता है इसको, मींस इसके बॉन्ड के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन है दे बिलोंग टू एलिमेंट ए बट शेयर्ड बाय बोथ, ए और बी दोनों ही उसको शेयर करते हैं, ठीक है। सो लेट अस डिस्कस नाउ द फर्स्ट इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड और आयोनिक। ओके, नाउ सी the first type of chemical bond, that is ionic bond or electrovalent bond. अगर मैं इसको सिंपली डिफाइन करूं, what is this? ये बॉन्ड कब बनता है? When a bond is formed by the transference of one or more valence electrons of one atom to the other atom. क्यों? So as to complete their outermost octets. एक एटम दूसरी एटम को इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करती है their outermost octets, दोनों की ही ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, and acquire stable noble gas configuration. The bond formed is ionic bond. एक एटम, let it be A, इसके पास थे मान लो 2 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में, तो 2 इलेक्ट्रॉन देकर एग्जाम्पल हम मैग्नीशियम ले सकते हैं, बट मैं यहां बिल्कुल सिंपल बात करूंगी, चलो 2 नहीं लेते, हम 1 ले लेते हैं। इसके पास था एक आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, और ये रही मेरे पास एटम बी, इट इज हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन्स, इट इज हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन्स, इट इज हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ऑक्टेट, ठीक है, need to lose 1 electron to acquire, to complete noble gas
कॉन्फिगरेशन। क्लियर? एक इलेक्ट्रॉन देते ही अगर ये सोडियम है तो ये क्या बन जाएगा? नोबल गैस। अगर ये क्लोरीन है ये क्या बन जाएगा? नोबल गैस। तो हुआ क्या? इसने ये इलेक्ट्रॉन इसको शिफ्ट कर दिया। ओके, तो ए से क्या बन गया? ठीक है, इसने इसको शिफ्ट किया, ए से क्या बन गया? ए पॉजिटिव केटाइन। बी ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, बी से क्या बन गया? बी नेगेटिव एनाइन। अब ये दोनों ही ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस हैं, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। देयर विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये हमेशा किस में आती है? स्टैटिक चार्जेस के बीच में, ऑपोजिट चार्जेस के बीच में। ठीक है, तो ये जो फोर्स है ना, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड्स द oppositely charged ions together is known as ionic bond. Very simple. ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो इन दोनों ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस को टुगेदर होल्ड कर लेती है, दिस इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। ये ऐसे डंडे की तरह दिखाई नहीं देता, इट्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जस्ट आपको बताने के लिए। ठीक है, तो दिस इज आयोनिक बॉन्ड। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए अब हम देखते हैं इसके फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको स्टेबल करने में हमारी हेल्प करेंगे? ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग ionic bond. Let's find out. Factors affecting ionic bond. Okay. सबसे पहले आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब आप लोग ये सारा कुछ कर चुके हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ओके, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर केटाइन कैसे बनेगा? एक इलेक्ट्रॉन लूज करके, मींस हमें एक इलेक्ट्रॉन हटाना है, तो हटाने के लिए कौन सी एनर्जी लगती है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो वन एटम हैज टू लूज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कितने? वन और मोर, एक या एक से ज्यादा, टू फॉर्म केटाइन। और ये मोस्टली क्या है? मेटल्स। ये काम मेटल्स करती हैं। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड पे हैं जितने भी। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम में से इलेक्ट्रॉन हटाना है तो जो एंथैल्पी लगेगी दैट इज इक्वल टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एंड दिस इज पॉजिटिव। ये एनर्जी हमें लगानी है। आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए एक केटाइन बनना है, एक एनाइन बनना है। ठीक है, और ये एनर्जी हमें लगानी है, तो क्या करें? ज्यादा एनर्जी लगाएंगे तब सही है, या कम एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकल जाए वो चीज सही रहेगी? जी, हम अपनी तरफ से जब भी एनर्जी लगाएंगे हमें कम से कम एनर्जी लगानी है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए? आयोनाइजेशन एंथैल्पी शुड बी लो। अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी तो ये एटम जल्दी से ए पॉजिटिव बन जाएगी। लेकिन अगर इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, क्योंकि ये एनर्जी हमें लगानी पड़ती है, तो कई बार ज्यादा एनर्जी होगी, हम एनर्जी नहीं लगा पाएंगे, तो केटाइन नहीं बनेगा। तो केटाइन की स्टेबिलिटी के लिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी शुड बी लो। तो अगर मुझे कंपाउंड बनाना है सोडियम और पोटेशियम में से, तो किसका जल्दी बनेगा? यस, पोटेशियम का, क्योंकि डाउन द ग्रुप पोटेशियम का साइज बड़ा, सोडियम का साइज छोटा, तो जिसका साइज बड़ा होता है उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है। ठीक है, तो समझ में आ गया सबको? आयोनाइजेशन एंथैल्पी शुड बी लो, क्योंकि ये एनर्जी हम सप्लाई करेंगे और ये एटम के अंदर स्टोर हो जाती है, जबकि स्टेबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए?
एनर्जी का लॉस होना चाहिए, जितनी एनर्जी बाहर जाएगी सिस्टम उतना ही स्टेबल होगा। ओके, अब दूसरी बात, दूसरी तरफ एक ने इलेक्ट्रॉन दिया तो दूसरा फैक्टर हमारे पास आ गया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। वेल, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी EGH। जब एक एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी और ये बन जाएगी B नेगेटिव, तो यहां पे जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है इट इज नेगेटिव, एनर्जी बाहर जाएगी। दिस इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो ये बाहर जाने वाली है ना, तो ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शुड बी हाई, इट शुड बी हाई, क्योंकि ये एनर्जी बाहर जाने वाली है, जितनी बाहर जाएगी सिस्टम उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। दो फैक्टर हो गए। ओके, अब देखो तीसरा फैक्टर, थर्ड फैक्टर इज लैटिस एनर्जी। थर्ड फैक्टर इज लैटिस एनर्जी। अब आपको पता है लैटिस एनर्जी क्या है? द एनर्जी रिलीज्ड, energy released when two oppositely charged ions combine together to form a crystal or ionic compound। आयनिक कंपाउंड या क्रिस्टल बनाने के लिए आयन्स आपस में जुड़ गए, दैट इज जो एनर्जी बाहर जाएगी दैट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। और एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक एन आयनिक कंपाउंड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयन्स इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। मतलब A पॉजिटिव B नेगेटिव, ऑपोजिट चार्जेस दोनों आपस में जुड़ के बन गए AB, तो डेल्टा H लैटिस एनर्जी ये होगी नेगेटिव। लेकिन अगर इसको तोड़ना है तो ये क्या हो जाएगी? पॉजिटिव, उतनी ही एनर्जी लगेगी। वापिस आने के लिए हमें उतनी एनर्जी लगानी पड़ेगी, लेकिन वैल्यू तो सेम रहेगी ना, ठीक है, वैल्यू तो सेम रहेगी। यहां से पठानकोट जाने के लिए अगर आपके लगते हैं 100 रुपीज, तो पठानकोट से वापस आने के भी 100 रुपीज ही देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये थी लैटिस एनर्जी, राइट। ओके, अब लैटिस एनर्जी क्या होनी चाहिए? जब दो आयन्स आपस में जुड़ रहे हैं और लैटिस एनर्जी जा रही है बाहर, बाहर जा रही है ना, तो लैटिस एनर्जी शुड बी हाई, ये ज्यादा होनी चाहिए, तभी क्रिस्टल स्टेबल होगा। अगर ज्यादा है ना, तभी आप उतनी एनर्जी लगा के इसको जल्दी से वापस तोड़ नहीं पाओगे, ये आसानी से अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। तो अब मैं इनको जरा थोड़ा सा कंपाइल करूं। इसके मेजर फैक्टर्स, आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंड थर्ड इज लैटिस एनर्जी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी शुड बी लो, और इससे क्या बनेगा? केटायन। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शुड बी हाई, इससे क्या बनता है? एनायन। और लैटिस एनर्जी इट शुड ऑल्सो बी हाई, इससे क्या बन जाएगा? आयोनिक कंपाउंड। तो दीज आर द फैक्टर्स जिनको फॉलो करके आयोनिक कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है। ओके, अब थोड़े से एग्जांपल्स देखते हैं। क्लियर हो गया सबको? अब देखिए इसकी एग्जांपल्स। पहले सबसे सिंपल एग्जांपल हम ले लेते हैं, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अभी मैं लैटिस एनर्जी वाला साइकिल नहीं बना रही हूं, मैं सिर्फ आपको बताऊंगी कि ये आयन्स आपस में कैसे बनेंगे और कैसे ये जुड़ेंगे। ये रहा सोडियम। सोडियम का लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन, फर्स्ट ग्रुप 1। ये रही क्लोरीन,
क्लोरीन के ऊपर कितनी डॉट्स आएंगी? 7। ठीक है, अब सोडियम ने ये इलेक्ट्रॉन इसको शिफ्ट कर दिया, तो क्या हो गया? सोडियम के ऊपर आ गया चार्ज पॉजिटिव, और क्लोरीन के साथ कितनी डॉट्स आ गई भाई? अब 8, और इसके ऊपर चार्ज कितना है? नेगेटिव। 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, तो आप क्या लिखोगे? NaCl। बहुत सिंपल है। ठीक है, ओके, चलिए और देखते हैं। मेरे पास है कैल्शियम, कैल्शियम सेकंड ग्रुप 2 डॉट्स, ये रही क्लोरीन, एक क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन, लेकिन कैल्शियम कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है? 2। एक क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन ले सकती है? 1, तो यहां पे क्लोरीन्स लगेंगी 2। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके पास। ओके, अब कैल्शियम के ऊपर आ गया चार्ज 2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन दिए ना इसने, तो इसके ऊपर आ गया 2 पॉजिटिव। ओके, अब देखो यहां पे क्लोरीन्स कितनी हैं? 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके ऊपर चार्ज कितना आ गया? -1। एक क्लोरीन के ऊपर कितना आया? -1, तो 2 पे टोटल कितना हो गया? -2। ठीक है, अब +2 -2 चार्ज बैलेंस, तो आप इसको कैसे लिखोगे? एक कैल्शियम, और कैल्शियम के साथ क्लोरीन कितने लग गए? 2। क्लियर? ऐसे लिखेंगे। अब देखो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के पास है 3 इलेक्ट्रॉन, लेकिन क्लोरीन कितना ले सकता है? 1, तो यहां पे हमने लगा दी 3 क्लोरीन्स, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये इसके पास, ये इसके पास, तो एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन थे, 3 अलग अलग क्लोरीन्स को दे दिए। वेल, अब एल्यूमिनियम के ऊपर नेट चार्ज कितना आ गया? 3 पॉजिटिव। ओके, कितने क्लोरीन्स हैं? 3। एक क्लोरीन के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 8, यहां पे 8 डॉट्स लग गए, और नेट चार्ज -1। अब देखो +3, 3 इंटू -1 -3। ओके, तो एक एल्यूमिनियम के साथ कितने क्लोरीन्स लग गए? 3। तो इस तरीके से आप किसी भी आयनिक कंपाउंड के बारे में आप लिख सकते हो, बहुत ही आसानी से आप इन कंपाउंड्स को बना सकते हो। समझ आ रहा है सबको? ठीक है, चलो कुछ और देखते हैं। ये एग्जाम्पल आप लोगों ने साथ साथ ही बनानी है। ओके, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच में ये रहा कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन, ये रही ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो कैल्शियम ने दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिए ऑक्सीजन को, तो ये 8 हो जाएंगे। वेल, कैल्शियम के ऊपर चार्ज आ गया 2 पॉजिटिव, और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन लिए ना इसने, 2 नेगेटिव, दोनों चार्ज बैलेंस, और दोनों एटम्स सिंगल सिंगल हैं, CaO। है ना सिंपल? ठीक है, ओके। अब देखिए सोडियम एंड सल्फर, इन दोनों के बीच में किस तरीके से होगा? सोडियम, सोडियम दे सकता है 1 इलेक्ट्रॉन, और सल्फर को कितने चाहिए? इट नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेस हैं। एक सोडियम देगा 1 इलेक्ट्रॉन, तो क्या करें भाई? यस, सोडियम 2 कर दीजिए, तो ये रहा दूसरा सोडियम, तो एक इसको, दूसरा भी इसको। अब देखो कितने सोडियम है हमारे पास? 2। सोडियम के ऊपर चार्ज, एक सोडियम के ऊपर +1, 2 के ऊपर कितना हो गया? +2। आगे दोनों 2 सोडियम 2 सोडियम। सल्फर, सल्फर ने इलेक्ट्रॉन्स लिए 2, और इसके ऊपर चार्ज कितना आया? 2 नेगेटिव।
तो अब बैलेंस हो गया, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव। तो मैं लिखूंगी कैसे, कितने सोडियम लगे, 2, सल्फर कितना, 1, Na2S। तो इस तरीके से आप किसी भी कंपाउंड के बारे में यहां पे जो भी आपको फॉर्मूला दिया जाए आप उसको बना सकते हो। ठीक है, अब आप लोगों के लिए होमवर्क, आपको किस किस के बीच में कंपाउंड्स बनाने हैं। योर होम असाइनमेंट, एल्यूमिनियम एंड नाइट्रोजन, इनके इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन बनाइए, आपको पता चल जाएगा किसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक दूसरा आपको बनाना है पोटेशियम एंड सल्फर। ओके, तीसरा आप लोगों को बनाना है, लेट इट बी Mg एंड O। ठीक है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में। तो इन तीनों के स्ट्रक्चर्स, ओके लेट इट वन मोर, कैल्शियम एंड फ्लोरीन। और एक और बना लेते हैं, कैल्शियम एंड फ्लोरीन और पोटेशियम एंड क्लोरीन। ठीक है, तो इन पांचों के आयनिक बॉन्ड बनाकर आपको मुझे सेंड करने हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम लैटिस एनर्जी के बारे में अलग से बात करेंगे, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स की बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं जो इससे रिलेटेड हैं। लैटिस एनर्जी डेफिनेशन मैं नहीं बताऊंगी, आपको पता है। एक केटाइन और एक एनाइन दोनों ही आइसोलेटेड गैसियस फॉर्म, दोनों आपस में जुड़ के बना देते हैं आयनिक कंपाउंड, और इसका जो डेल्टा H है वो किसके बराबर होता है, लैटिस एनर्जी, और हम इसको U से डिफाइन करते हैं, एंड इट इज नेगेटिव। ठीक है, ये एनर्जी बाहर जाती है, और जब इसको वापस हम इसमें तोड़ते हैं तब ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो दोनों ही वैल्यूज लैटिस एनर्जी। अब ये किस पे डिपेंड करती हैं, फैक्टर्स। लैटिस एनर्जी को कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करेंगे। सबसे पहले साइज ऑफ आयन्स। देखो, ये एक आयन है इतना सा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और ये इधर आयन है B, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जितने आयन छोटे होते हैं चार्ज डेंसिटी उतनी ही ज्यादा होती है। मींस चार्ज एटम के ऊपर कंजस्टेड होता है, बिल्कुल टाइटली पैक्ड होता है। जितना साइज बड़ा होगा चार्ज दूर दूर तक फैल जाता है, तो उन चार्जेस में अट्रैक्शन नहीं होती। तो सिंपल, स्मॉलर इज द साइज ऑफ आयन, मोर विल बी लैटिस एनर्जी। ये आयन्स जितने स्मॉल साइज के होंगे लैटिस एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। एंड सेकेंड फैक्टर इज चार्ज। ठीक है, higher is the charge, higher is the charge, more will be lattice energy। मतलब एक तरफ है K पॉजिटिव, एक तरफ है कैल्शियम 2 पॉजिटिव, दोनों Cl के साथ कंबाइन किए, Cl नेगेटिव, ये बना KCl और ये बन गया CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। तो अगर मैं यहां पे वैल्यूज कंपेयर करूं तो कैल्शियम क्लोराइड की इसमें बाय चांस नहीं है, चलो लेट इट मी सोडियम क्लोराइड ले लेते, लेट इट बी सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ओके, अब देखिए मेरे पास है सोडियम 1 पॉजिटिव चार्ज, कैल्शियम 2 पॉजिटिव चार्ज, दोनों ही क्लोराइड से कंबाइन किए, तो ये बन गया NaCl और ये बन गया CaCl2। क्योंकि कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, इट विल टेक अप 2 क्लोराइड आयंस, सोडियम के ऊपर 1 पॉजिटिव यूनिट चार्ज है, इट विल टेक अप 1। तो NaCl की जो लैटिस एनर्जी है, दिस इज माइनस लैटिस एनर्जी -758 किलो जॉल पर मोल, और कैल्शियम क्लोराइड इसकी है -2254 किलो जॉल पर मोल। C just 758 and this is 2254। चार्ज की वजह से, क्योंकि उसके ऊपर चार्ज ज्यादा है,
इट इज हैविंग हायर चार्ज। जितना बड़ा चार्ज साइज उतना ही छोटा हो जाता है। ठीक है, कान ऐसे पकड़ो या ऐसे, वन एंड द सेम थिंग। चार्ज ज्यादा मीन साइज छोटा, क्वाइट सिंपल। और स्मॉल साइज तो पहले ही उसको सपोर्ट कर रहा है। तो पेपर में क्वेश्चन आया, सोडियम क्लोराइड की लैटिस एनर्जी कम है और कैल्शियम क्लोराइड की लैटिस एनर्जी ज्यादा है। तो रीजन क्या है? कैल्शियम 2 पॉजिटिव इज हैविंग हायर चार्ज एज कंपेयर टू सोडियम विच इज हैविंग ओनली 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इस वजह से जो कैल्शियम के कंपाउंड्स हैं दे विल बी हैविंग हायर लैटिस एनर्जी एज कंपेयर टू द लैटिस एनर्जी ऑफ मोनोवेलेंट केटाइन। वेल, अब आप लोगों को अच्छे से पता चल गया कि किस तरीके से आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड लैटिस एनर्जी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड बाय द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। तो फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड इज नॉट अ वन स्टेप रिएक्शन। मैंने पहले भी आप लोगों से डिस्कस किया, इट्स नॉट अ वन स्टेप रिएक्शन। तो मैंने यहां वैल्यूज लिखी हैं। दीज वैल्यूज आर फॉर 1 मोल, मीन्स 1 मोल सोडियम क्लोराइड, 1 मोल Cl, 1 मोल सोडियम। तो एक मोल पर मोल की वैल्यूज मैंने यहां पे लिखी है। तो देखिए, ये है सोडियम, ये है एक एटम क्लोरीन की, और ये आइसोलेटेड गैशियस एटम्स है। ठीक है, उसके पहले के स्टेप मैं नहीं ले रही हूं। और ये बन गया NaCl, राइट। और NaCl बना। अब किसी भी रिएक्शन का आप क्या लिखते हो? डेल्टा H। मुझे इस रिएक्शन का ओवरऑल वैल्यू चाहिए, कितनी आएगी? ठीक है, किस तरीके से निकालेंगे? अब देखो, रिएक्शन चाहे एक स्टेप में हो चाहे मल्टी स्टेप्स में हो, डेल्टा H जो है वो सेम ही रहेगा। ठीक है, मतलब आप लोग, ये आपके छत की स्टेयर्स हैं। ठीक है, आप चाहे 1 बाय 1 करके उतरो, एक एक करके, आप चाहे डबल डबल जंप करके निकालो, लेकिन सीढ़ियां तो सारी ही क्रॉस करनी है ना आपने। ठीक है, तो यहां तक पहुंचने के लिए 281, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 287। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा। तो व्हाट हैपन्स, सोडियम यहां से, अब ये डॉट रिप्रेजेंटेशंस आपको पता है, ये इलेक्ट्रॉन चला गया इसके पास। ठीक है, ओके। सोडियम ने जब एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो सोडियम बन गया Na पॉजिटिव, और यहां कौन सी एनर्जी लगी? आयनाइजेशन एंथैल्पी। और इस आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कितनी है? मैं इस साइड लिख देती हूं, आयनाइजेशन एंथैल्पी, और इसकी वैल्यू है हमारे पास 495.8 किलो जॉल पर मोल। अब ये बन गया केटायन। ओके, इधर इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। ठीक है, यहां इसने इधर को शिफ्ट किया ना, तो ये रहा 281 माइनस 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहां पे क्या हुआ? प्लस इलेक्ट्रॉन। Cl ने इलेक्ट्रॉन लिया और क्या बन गया? Cl नेगेटिव। और यहां पे डेल्टा आयोनाइजेशन की जगह पे अब क्या लगेगी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और जब एक क्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो कितनी एनर्जी बाहर जाती है? -348.7 किलो जॉल पर मोल। ये वैल्यूज भी किलो जॉल पर मोल, राइट। इसको भी मैं यहां कर देती हूं, किलो जॉल पर मोल। ओके, अब ये बना केटाइन और ये बन गया एनाइन। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में, केटाइन और एनाइन के बीच में कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो इनको होल्ड करती है? यस, दिस इज लैटिस एनर्जी। अब दोनों को आपस में कंबाइन करना है, दे विल सेट इनटू द लैटिस ऑफ अ क्रिस्टल। तो लैटिस एनर्जी बाहर जाएगी और क्या बन जाएगा? सोडियम क्लोराइड। और वो लैटिस एनर्जी कितनी है? लैटिस एनर्जी को हम डिनोट करते हैं U के साथ, एंड दिस इज -788 किलो जॉल पर मोल। अब ये सारे का सारा सिस्टम किसके बराबर है? ओवरऑल एनर्जी डेल्टा H के बराबर। ओके, तो लेट्स कैलकुलेट नाउ। तो डेल्टा H किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। किसके बराबर आया? आयोनाइजेशन एंथैल्पी प्लस
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस लैटिस एनर्जी, सभी का टोटल कर दीजिए, किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा एच के बराबर। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इसको मैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिख सकती हूं या आप सिंपल डेल्टा एच भी लिख दीजिए। ओके, अब देखिए डेल्टा एच आयोनाइजेशन एंथैल्पी कितनी है, 495.8 प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कितनी है, -348, तो प्लस इसकी जगह पे क्या आ गया, -348.7 प्लस लैटिस एनर्जी कितनी है, -788, सारी वैल्यूज किलो जाउल में। ठीक है, किया आपने ऐड, लेकिन ये माइनस क्यों आया, क्योंकि ये एनर्जी रिलीज हुई, ये माइनस, ये एनर्जी रिलीज हुई, और ये प्लस में क्यों था, क्योंकि ये एनर्जी हमने लगाई थी। आयनाइजेशन एंथैल्पी, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब यहां सोडियम की भी कॉन्फ़िगरेशन रह गई 28 और इसकी क्या हो गई 288। इट रिजेंबल्स आर्गॉन एंड इट रिजेंबल्स नियॉन। ओके, अब इसका ओवरऑल देखते हैं। डेल्टा एच 495.8 माइनस 348.7 माइनस 788, इसको सॉल्व कीजिए, यू विल गेट -640.9 किलो जॉल पर मोल। मीन्स जब 1 मोल NaCl बनता है तो 640.9 किलो जॉल एनर्जी रिलीज होती है। जब 1 मोल सोडियम क्लोराइड बनता है तो 640.9 किलो जॉल एनर्जी रिलीज होती है। 1 मोल का मतलब 58.1 मोल सोडियम क्लोराइड में कितना होता है 58.5 ग्राम। इतना सोडियम क्लोराइड बनने पर, नमक बनने पर इतनी एनर्जी बाहर जाती है। तो जब इसको वापस तोड़ना होगा इतनी ही एनर्जी आपको लगानी पड़ेगी। दिस इज द मीनिंग ऑफ लैटिस एनर्जी। इसको रिवर्स लेके चलो, इतनी एनर्जी आपको लगानी पड़ेगी, ये इलेक्ट्रॉन वापस इसके अंदर भेजना पड़ेगा। ठीक है, इससे स्नैच करना पड़ेगा और इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा, तो सारा प्रोसेस रिवर्स हो जाता है। राइट, तो आपने क्या सीखा, जो हमने शुरू में बात की थी, टेंडेंसी टू हैव मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। वो मिनिमम एनर्जी कैसे मिलती है, दैट इज अटेन्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। क्योंकि जब भी बॉन्ड बनता है देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी, और जब भी बॉन्ड को तोड़ना है वी हैव टू सप्लाई एनर्जी। अब ये तो मैंने आयोनिक बॉन्ड की बात की, जब हम कोवेलेंट बॉन्ड्स की बात करेंगे हम वहां पे भी आपको बताएंगे कि किस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड बनने पर भी एनर्जी रिलीज होती है। प्रोसेस सेम है। ठीक है, तो this is the meaning of different factors which are affecting the formation of ionic bond and how formation of bond leads to decrease in energy of the system and stability. It provides minimum energy and maximum stability. तो quickly इसको देखिए, these are different ionic solids और ये रही इनकी लैटिस एनर्जी। लिथियम फ्लोराइड, सीजियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, लिथियम आयोडाइड, सिल्वर क्लोराइड, ये देखो डाइवेलेंट वालों की ज्यादा है एज कंपेयर टू मोनोवेलेंट। ठीक है, अब देखते हैं आयनिक सॉलिड्स की कुछ प्रॉपर्टीज। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक सॉलिड्स या आयोनिक कंपाउंड्स। सबसे पहले फिजिकल स्टेट। जितने भी आयनिक कंपाउंड्स आपने देखे होंगे, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं, देन सॉल्ट है, टेबल सॉल्ट जो आप लोग देखते हो, और भी बहुत सारे क्रिस्टल्स, दे आर क्रिस्टेलाइन। क्रिस्टेलाइन मींस दे आर हैविंग डेफिनेट ज्योमेट्री। इनकी एक डेफिनेट ज्योमेट्री होती है जिसमें केटाइन, एनाइन, केटाइन, एनाइन, केटाइन के नीचे एनाइन, एनाइन के नीचे केटाइन, इस तरीके से 3 डायमेंशन में ये ज्योमेट्री जो है वो फॉलो की जाती है। ठीक है, दे आर क्रिस्टेलाइन। हर पॉजिटिव के पास एक नेगेटिव होगा चारों तरफ से। जैसे देखो ये ए है ना, चारों तरफ देखो बी बी लगा हुआ है, ये बी है, इसके चारों तरफ ए ही लगा हुआ है। राइट, तो एक डेफिनेट ज्योमेट्री रहती है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स जनरली हाई, बहुत हाई होते हैं।
रीजन, क्योंकि इसके अंदर जो आयॉन्स हैं दे आर बॉन्डेड थ्रू वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इतनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है कि उनको तोड़ना मुश्किल रहता है, ठीक है। तो दे आर हैविंग वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कभी जो आपके घर में कॉमन सॉल्ट होता है उसको बॉईल करने की कोशिश करना नहीं होगा, बहुत ज्यादा उसमें से लैटिस एनर्जी बाहर निकली होती है, राइट। सॉल्युबिलिटी, किसमें घुलते हैं ये? अब क्योंकि इनके अंदर केटाइन और एनाइन है, मींस दे आर पोलर। केटाइन भी है और आयन भी है, पोलर हैं, आयोनिक कंपाउंड्स, राइट। तो दे विल डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट, पानी में जाते ही NaCl टूट के बन जाता है Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। कैल्शियम क्लोराइड पानी में जाते ही बन जाता है कैल्शियम 2 पॉजिटिव एंड 2Cl नेगेटिव। तो मैक्सिमम आयनिक कंपाउंड्स जो हैं दे आर सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट। अच्छा, आपके घर में नमक है ना, उसको जरा सरसों के तेल में घोलने की कोशिश करना, फिर मुझे बताना वो घुला कि नहीं, और फिर मैं रीजन बताऊंगी कि वो क्यों नहीं घुला, ठीक है। अगर घुल गया तब भी बताऊंगी, नहीं घुलेगा तब भी बताऊंगी, तो ये आपके लिए असाइनमेंट रही। तो इट इज सॉल्युबल इन वाटर, पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, क्योंकि आयनिक है तो पोलर में डिसॉल्व करेगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, अब देखो अगर तो ये सॉलिड फॉर्म में है तब तो ये आपस में जुड़े हुए हैं, तब थोड़ी ना केटाइन और एनाइन है। लेकिन जैसे ही मैंने इसको एक्वस में डाला, पानी में ऐड किया, ये बन गया Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ठीक है। तो सॉलिड फॉर्म में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में नहीं करेंगे क्योंकि आयंस जुड़े हुए हैं, बट दे कंडक्ट इन एक्वस। जब पानी में घोल दिया, दे कंडक्ट इन एक्वस और मोल्टन स्टेट। अब आप नमक को इतना ज्यादा गर्म कर दो, बहुत हाई एनर्जी पे ये मेल्ट हो जाएगा, बहुत हाई एनर्जी पे मेल्ट हो गया, मेल्ट होगा तो लिक्विड बन गया, लिक्विड बना तो क्या बन जाएंगे इसके आयंस, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करने के लिए इनको आयंस में जाना पड़ेगा। लेकिन जब ये सॉलिड है, दे आर टाइटली पैक्ड, टाइटली पैक्ड है तो आयंस नहीं है, इसलिए दे विल नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। बट जब आप इसको पानी में डिसॉल्व करते हो, ये बंट जाते हैं आयंस के अंदर। जब ये मेल्ट हो जाएंगे तब भी क्या बन जाएंगे, आयंस, देन दे विल शो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। क्लियर बात? ओके। अच्छा, मैं यहां पे ना आपको थोड़ा सा इसका बताती हूं कि सॉल्ट जब पानी के अंदर गया तो कैसे टूट गया, ठीक है। देखो H2O वाटर, मैं इसको ऐसे शो कर दूं, ऐसा ही होता है ना इसका बेंट स्ट्रक्चर, ये लीजिए ऐसे शो कर दिया, और ये वाला पोर्शन ऑक्सीजन वाला नेगेटिव और जिधर हाइड्रोजन है वो पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे शो करूंगी, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन और इधर ऑक्सीजन, ओके। ये रहा सोडियम क्लोराइड सॉलिड, मैंने इसको वाटर में ऐड कर दिया, तो हम वर्ड यूज करते हैं एक्वस, ठीक है। अब पानी में जाते ही ये बन गया Na पॉजिटिव और ये बन गया Cl नेगेटिव, और ये आपस में जुड़ नहीं पाते हैं, पानी के अंदर ये दूर दूर ही रहते हैं। क्यों? वाटर मॉलिक्यूल्स इसको घेर लेते हैं ऐसे, और इसको भी, तभी ये आपस में मिल नहीं पाते हैं, वापस जुड़कर सॉलिड नहीं बना देते हैं, ठीक है। अब ये वाटर मॉलिक्यूल ने इसको घेरा, तो किस तरीके से, इधर ऑक्सीजन और इधर हाइड्रोजन, ऐसे नेगेटिव वाला पार्ट इधर, ऐसे, ये नेगेटिव एंड और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव एंड ये पॉजिटिव एंड,
नेगेटिव एंड, ये पॉजिटिव एंड, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। और इधर बिल्कुल उल्टा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन इधर और ऑक्सीजन इससे दूर। है वाटर मॉलिक्यूल, लेकिन आयंस के साथ इसको अब कैसे कोई चीज घुलती है, घुलने का मतलब ये है पानी में जाते ही वाटर मॉलिक्यूल उनको ऐसे घेर लेते हैं। अब ये वाला पोर्शन है पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव, ऐसे घेर लेते हैं, तभी ये पानी में जाके डिसॉल्व हो जाते हैं। हम बोलते हैं ना, एक सॉल्युबिलिटी का एक बड़ा सिंपल सा हमारे पास रूल है, एंड दैट इज लाइक डिसॉल्व लाइक। मतलब जो जैसा है वो वैसे में घुलेगा, पोलर पोलर में घुलेगा, नॉन पोलर नॉन पोलर में घुलेगा। ठीक है, शरारती बच्चे शरारती बच्चों के साथ ही बैठते हैं, है ना, ढूंढ लेते हैं अपना अपना साथ सभी। तो ये था जो मीनिंग था, मीनिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबल स्टेट में जाके आयंस दूर दूर हो गए, नाउ दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, राइट। उसके बाद में है आयनिक रिएक्शंस। अब क्योंकि ये सॉलिड है, सॉलिड से ऐसे आयंस बन जाएंगे, आयंस बनेंगे तभी ये आयनिक रिएक्शंस कर पाते हैं। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स जितने भी हैं दे शो केमिकल रिएक्टिविटी ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयन्स। ठीक है, आयंस बनते हैं तभी ये लोग आपस में रिएक्ट करेंगे, कंबाइन करके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड आयनिक रिएक्शंस। ठीक है, जिसमें आयंस के थ्रू रिएक्शन होती है। नाउ नॉन डायरेक्शनल, अब बहुत सिंपल सिंपल सी रिएक्शंस रहती हैं। लेट इट बी HCl सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये दोनों आपस में जुड़ गए, ये बन गया NaCl प्लस H2O। लेकिन ये बना कैसे? HCl टूटा H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में, NaOH टूटा Na पॉजिटिव OH नेगेटिव में। अब ये दोनों और ये दोनों, ये बन गया NaCl सॉल्ट एंड वाटर। तो आयनिक कंपाउंड्स, जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं, दे प्रोसीड थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ आयंस, केटाइन एंड एनाइंस। उसी तरीके से ये लोग कंबाइन करेंगे। ओके, नाउ द लास्ट प्रॉपर्टी इज दीज आर नॉन डायरेक्शनल, इनकी डायरेक्शन नहीं होती, दीज आर नॉट वेक्टर्स। ठीक है, होता क्या है, केटाइन एनाइन, केटाइन एनाइन, केटाइन के नीचे एनाइन, एनाइन के नीचे केटाइन, राइट, केटाइन एनाइन, केटाइन एनाइन, राइट। अब देखो, इसके सराउंडिंग एनाइंस, इसके सराउंडिंग केटाइंस। आप जितना आगे बढ़ते जाओ, ये लीजिए, ठीक है, और फिर से देखो, है ना एक जैसा पैटर्न। ठीक है, तो ये नॉन डायरेक्शनल होता है, इधर नेगेटिव तो इधर पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव तो इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव तो इधर नेगेटिव। अरे म्यूचुअल कैंसिल हो जाते हैं। हर केटाइन के नियर बाय एनाइन होगा और हर एनाइन के नियर बाय केटाइन होगा, इसलिए इनकी कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, दे आर नॉन डायरेक्शनल। क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स के अंदर देयर आर इक्वल नंबर ऑफ, जितने भी नंबर ऑफ केटाइन होंगे उतने ही नंबर ऑफ एनाइंस होंगे, राइट। तो दीज वर द प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक सॉलिड्स। ओके, आई होप आप सब ने इस वीडियो को बहुत एंजॉय किया होगा। आयनिक बॉन्ड और उसकी प्रॉपर्टीज, उसके फैक्टर्स और ये कंपाउंड्स किस तरीके से बनते हैं उनको अच्छे से समझ लिया होगा। जो काम आपको मैंने वीडियो में दिया है उसको कंप्लीट करके मुझे रिटर्न करना है आपने। और आपकी कोई भी क्वेरी रह जाती है, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, आप जरूर लिखिए, मैं उसको आपको पर्टिकुलरली आंसर करूंगी, जरूर आंसर करूंगी। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आपको और ज्यादा बेनिफिट हो सके, जब चाहे आप उस वीडियो को देख सके। ठीक है, तो जब तक हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आपसे मिले, टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।